नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कन्हैया लाल की हत्याकांड पर सियासत बहुत तेज हो गई है। उदयपुर के आरोपियों के बीजेपी से संबंध ये किसने बताए हैं? ये आरोप अब लगा रहे हैं अशोक गहलोत। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कहते हैं कि पहले भी आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है। इससे पहले कि हम इस पर और चर्चा करें, आइए प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, वहां चलते हैं। मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था। आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता था, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं। जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। साथियों, आपने अपना स्नेह देकर मुझे जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है, उसको मैं तेज विकास करके, सबका विकास करके चुकाने का ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए आपको एक बार फिर से ले चलें राजस्थान की खबर पे, जिसमें अशोक गहलोत ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि उदयपुर के आरोपियों के बीजेपी से संबंध हैं। पहले भी आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। मकान मालिक ने आरोपियों की शिकायत की थी और बीजेपी नेताओं ने कहा यह हमारा कार्यकर्ता है। कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस को फोन भी किया। ये सब आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर। यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का कनेक्शन है इन हत्यारों से। अब कन्हैया लाल की जो हत्या है, उसकी जो जांच हुई है, उसमें क्या पता चला है आपको वो बता दें। 28 जून को धारदार हथियार से हत्या हुई थी उनकी। एनआईए इस पूरे केस की जांच कर रही थी। एनआईए की कस्टडी में अब तक 7 आरोपी आ चुके हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस रियाज हत्याकांड के दिन गिरफ्तार हो गए थे। आरोपियों का पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आया है। 2014 में आरोपी मोहम्मद गौस पाकिस्तान गया था। ये सब इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं सवाल इंडिया का में, वो है ये आपके स्क्रीन पर। कन्हैया लाल हत्या पर क्या सियासत तेज हो गई है? उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के किससे संबंध हैं? गहलोत का बीजेपी पर सीधा वार है और वो ये कहते हैं कि बीजेपी नेता साफ साफ बताएं तो क्या बीजेपी का संबंध कन्हैया लाल के हत्यारों से है या नहीं। आइए सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। श्याम प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, पीकेडी नाम्बियार, बीजेपी समर्थक, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और प्रेम कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाटव जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत का यह कहना है कि जब उनके खिलाफ शिकायत हुई, जो आरोपी हैं इस मामले में, तो बीजेपी के लोगों ने बीच बचाव किया। ये बोला कि ये हमारे आदमी हैं। नहीं, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कन्हैया के हत्याकांड के बाद की शिकायत के बारे में कह रहे हैं या किसी मकान मालिक के द्वारा जो शिकायत की गई? मकान मालिक के द्वारा जो शिकायत की है उसके बारे में। हाँ, तो मकान मालिक के द्वारा जो शिकायत की गई, उस वक्त में इस व्यक्ति को, इसने ये जघन्य अपराध नहीं किया था
और संभवतः चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक संगठन है और 20 करोड़ से ज्यादा इसमें सदस्य हैं, तो कौन सदस्य किस मानसिकता और विचारधारा के साथ में आ रहा है। हमारे जितने भी सदस्य बनते हैं वो ऑनलाइन बनते हैं, एक टेलीफोन नंबर पर मिस्ड कॉल करके, और फिर वो लोग हम लोगों के साथ में बीच में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रही इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। देखिए, अपराध करने के बाद, अपराध करने से पहले वो व्यक्ति हमारे बीच में किस तरीके से है ये पता करने का कोई भी पैमाना नहीं है। और इसी कारण से हो सकता है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि वो मकान मालिक ने कोई शिकायत की हो तो किसी ने कह दिया हो। अदरवाइज अपराध करने के लिए और अपराधी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। इसमें अगर किसी ने के अपराध करने के बाद, जघन्य अपराध करने के बाद में उसको बचाने की बात कही है, तो हर हालत में शासन प्रशासन जो है उसको भी सख्त वही सजा दे जो सजा जो है उसको मिलनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी का यह कहना है कि हम कैसे जांच करें, कोई भी सदस्य बन जाए, कोई भी कुछ भी कर ले, अब उसके बाद अगर वो कर ले कोई क्राइम हो जाए तब हम रिएक्ट कर सकते हैं, उससे पहले हम कैसे करें? ये बीजेपी का तर्क है। आई विश संकेत भाई कि शांत प्रकाश जी जैसे लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी में हों जो ये कहें कि अपराध करने से पहले किसी की बैकग्राउंड हम लोग नहीं चेक कर सकते, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे के ऊपर भी आरोप लगाने से पहले ऐसा सोचें। आप इस चीज को देखिए, अगर कोई आदमी पाकिस्तान जा चुका है, कोई आदमी रेडिकल लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, कोई आदमी जो है 2 लाख रुपए उस आदमी को पकड़ने के लिए दिए जा रहे हैं गांव वालों को, जो आदमी अमित शाह जी यानी केंद्रीय गृह मंत्री के पीछे खड़ा हुआ है, वो भी जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पर हमारे गृह मंत्री सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शख्स हैं भारत सरकार के। उसके बाद आप देखें, ध्रुव सक्सेना नाम का एक आईएसआई का एजेंट जो है इनके यहाँ उसमें काम कर रहा है, आईटी सेल में काम कर रहा है। इनका एक सरपंच तारिक है या क्या नाम है उसका, जो लश्कर को हथियार सप्लाई कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निकल करके आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी आप लेटेस्ट देखें अमरावती में जिसमें इन्होंने बड़ा हंगामा मचाया, तो नवनीत राणा 27 तारीख को लेटर लिख करके वो कहती है कि 21 तारीख का जो जघन्य हत्याकांड हुआ है वो उदयपुर जैसा है, जबकि उदयपुर का हत्याकांड 28 तारीख को होता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामंजस्य नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ऐसा क्यों हो रहे? प्रधानमंत्री द्रोण से उनकी निगरानी क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कल की डेट में दाऊद इब्राहिम टेलीफोन करेगा, मिस कॉल करेगा, वो सदस्य हो जाएगा, और जब तक वो अपराध नहीं करेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी उसकी मदद करती रहेगी? इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो आरोप शांत प्रकाश जी की पार्टी के लोग अलग अलग तरीके से औरों पर लगाते हैं, उस तरीके की बात जो है अगर जब इनको कही जाती है तो निश्चित तौर पर इनको तकलीफ होती है। ये बात सच है कि उस जघन्य हत्याकांड से पहले वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को चेक नहीं करना चाहिए था कि उसके रेडिकलाइजेशन और उसके जो कट्टरपन या तालिबानीकरण उसका जो है, और वो पाकिस्तान क्यों होकर के आया? ऐसे लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं पीकेडी नाम्बियार से सवाल पूछना चाहता हूं। नाम्बियार जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है, तो फिर अगर यही तर्क लगाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो आज के बाद आप जब भी आरोप लगाएंगे कभी कांग्रेस पर या और किसी विपक्षी दल पर, फोटो के आधार पर, किसी कृत के आधार पर, तो यही मापदंड आप उस समय भी लगाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब फोटो दिखा करके आप लिंक बना दें और यहां जब लिंक बन रहा है तो आप बोलें कि नहीं 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 नहीं, ये परिस्थिति दूसरी। मैं बिल्कुल समझता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले ये जो स्पेशली फोटो दिखाकर, मुझे लगता है हर राजनीतिक दलों को सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये साबित हो रखा है आज की डेट में। अगर आपको याद होगा 3-4 साल पहले ये सीपीआईएम, ये जो इन्फिल्ट्रेशन जो आज की डेट में हो रहा है, इसको राजनीतिकरण करने की जगह, क्योंकि ये कांग्रेस का वक्ता आज ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये सबसे पहले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट या सीपीआईएम, सीपीआई, इस तरह का पार्टियों में पीएफआई और एसडीपीआई के लोग घुस
के और उनका ही खुद का कार्यकर्ताओं को मारने का 2 साल पहले केरल में हो चुका है। एसएफआई का जो एक कार्यकर्ता है उनको मार चुका है अभिमन्यु करके, जो एर्नाकुलम महाराजास कॉलेज में। तो ये ऐसा है कि ये ऑलरेडी चालू हो चुका है, बट हम किसी ने भी नेशनल मीडिया में या नेशनल लेवल पे इसका चर्चा इतना गंभीर तौर पे अभी तक हुआ नहीं था। बट उदयपुर और अमरावती और कश्मीर में वगैरह जिस तरह से जो एक के बाद हमने जो पकड़ा गया, जो लोग आया हुआ है, इसको राजनीतिकरण से ज्यादातर मैं संकेत नहीं, दो चीजें हैं नामबियाल जी, दो चीजें। एक तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप, मेरे ख्याल से अगर राजपूत जी सीधे सीधे आरोप लगा दें तो फिर बहस करने में आसानी होगी, क्योंकि राजपूत जी अभी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित ये एक कार्यक्रम है आतंकवाद फैलाने का, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में घुस गए हैं? अगर आप स्पष्ट कर दें कि आपका आरोप क्या है, उस हिसाब से मैं फिर सवाल पूछूं। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरीके से थेथराई नहीं करते हैं संकेत भाई। इस हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, सब देशभक्त पार्टियां हैं। हम किसी को गद्दार नहीं कहने वाले, नंबर एक। लेकिन हां, एक चीज जरूर तय है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो कनेक्शन आतंक से और आतंकियों से निकल करके आ रहे हैं, उस पर कुछ गंभीर प्रश्न उठते हैं। उसका सवाल जवाब की जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी उससे बचने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर संदेह कहीं ना कहीं होते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं संकेत भाई, आपने सब देखा, वेद प्रताप वैदिक की और हाफिज सईद की मुलाकात को आप क्या कहेंगे? 1 दिन का वीजा था उस आदमी के पास, रातों रात 7 दिन का वीजा उसका एक्सटेंड किया था भारत की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आप बताइए कि हाफिज सईद से मिलने का मकसद क्या? बगैर बुलाए बिरयानी खाने जाने का मकसद क्या? एयर ड्रॉप होने का, वो भी नवाज शरीफ की शादी में, जहां पर कौन आता है कौन नहीं आता किसी को नहीं पता। उसके बाद ध्रुव सक्सेना, उसके बाद ये जो सरपंच है उसका जम्मू कश्मीर का, उसके बाद ये जमील, उसके बाद सबसे बड़ा एक बात और आप याद करें, बुरहान वानी जितना बड़ा आतंकवादी जो था, नाम्बियार साहब बैठे हैं, 30 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री बुरहान वानी के घर जाते हैं, उस कुख्यात आतंकवादी के, और कहते हैं कि ये लड़का गलती से मारा गया, ये हीरो है हमारा, हमें क्षमा करिए। और पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी उसको आतंकी कहती है और जम्मू कश्मीर में उसको कहती है कि ये लड़का हमारा है। उसी पीडीपी के साथ ये लोग 4.5 साल की सरकार बनाते हैं, जो ये लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेएनयू में जो 7 लड़के पकड़े गए थे, 7 के 7 पीडीपी के थे, जिनके ऊपर हमारे आरोप लगाए गए। इनके आरोपों की बात बताऊं, राहुल गांधी को ये लोग नहीं बख्शते हैं, सीधे सीधे आतंकी कनेक्शन जोड़ देते कि वो लड़का जिसमें एक संपादक को भी FIR गाड़ी चलाने मेरा ये कहना अभी आप भी बोल लीजिएगा, आप भी गाड़ी चला लीजिएगा। नहीं है आप कोई मुझे मैं समझता हूं एक सेकंड अपनी बात खत्म कर लें, ऐसे ही होना चाहिए, बट लेकिन ऐसा मेरे पास टाइम है नाम्बियाल जी, अभी 10 मिनट और है, चिंता मत कीजिए, आप अपनी भी गाड़ी चला लीजिएगा। तो मैं खत्म कीजिए। मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, मुझे कोई आरोप नहीं, भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये संयोग है या प्रयोग है? अच्छा ठीक है, तो अब सवाल स्पष्ट हो गया, सवाल स्पष्ट हो गया कि भाजपा में जो घुसपैठ हुआ है आतंकवादी और आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों का, यह संयोग है या प्रयोग? यह एक सवाल है। इससे पहले कि पीकेडी नाम्बियार इत्मीनान से अपना जवाब दे सके, मैं प्रेम कुमार जी से बोलूंगा कि वो अपना विश्लेषण दे दें, उसके बाद पीकेडी नाम्बियार। जी संकेत जी, ये जो घटना घट रही है, घटनाएं जिसमें कि बीजेपी के कनेक्शंस आ रहे हैं सामने, तो अब इसमें जो गहलोत जी की डिमांड है कि बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या स्थिति है, तो वाकई ये गंभीर इसलिए है कि इसमें विदेशी कनेक्शंस, अगर विदेश का कनेक्शंस है आतंकी घटना में तो उसका नजरिया अलग हो जाता है, अगर स्थानीय लोग हैं तो उसका वो बात अलग हो जाती है। तो विदेश का कनेक्शन है तो इसका मतलब है क्या पाकिस्तानी लोग, क्या आईसिस लोग या जो भी विदेशी शक्तियां हैं
वो आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगी है। और ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर अगर आज बीजेपी नहीं बोलती है तो एक तो अतीत में इन्होंने किसी विपक्षी दल को छोड़ा नहीं है, सबके आतंकी कनेक्शन भी बताए हैं, पाकिस्तान और चाइना से कनेक्शन भी बताए हैं, वो भी निराधार बताए हैं, क्योंकि किसी को सरकार में रहते हुए आपको पुष्ट करना चाहिए। तो आप तो सरकार में हैं, कई जगह डबल इंजन की सरकारें हैं, और उसके बावजूद महाराष्ट्र में घटना घटी, उदयपुर में घटना घटी, जम्मू कश्मीर में घटी, ये तीनों हालिया घटनाएं और तीनों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ये बोलकर नहीं बच सकते कि मिस कॉल करके कोई भी हमारी पार्टी का सदस्य बन जाता है। अगर ऐसा है तो समझिए कि आपकी पार्टी कितनी खतरनाक मोड़ पर खड़ी है कि कोई आतंकी संगठन, कोई भी आतंकी मिस कॉल करके आपका मेंबर बन जाता है। नहीं, पर मैं एक चीज प्रेम कुमार जी ये जानना चाहता हूं कि ये मिस कॉल और पर्ची और सदस्यता अभियान तो लगभग हर पार्टी में ऐसे ही होता है, तो ऐसे में फिर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? क्योंकि जो वो कह रहे हैं ये मिस कॉल और सदस्यता अभियान, ये कांग्रेस में भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल, आप संकेत जी सही प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये वक्त आ गया ना कि यहां हमें देखें कि हम मिस कॉल से पार्टी मेंबरशिप न तय करें। और ये सिर्फ मिस कॉल का मामला भी नहीं है, क्योंकि हमने तो तस्वीरें देखी हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, सदस्यता लेते हुए तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, उनको एक औपचारिक बयान तो देना चाहिए। जी बताइए जाटव जी, सिर्फ ऐसे बोल देना कि नहीं ये एक मिस्ड कॉल की वजह से हुआ, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, और तर्क यही दिया जा रहा है अभी ये किसी और पार्टी ने किया होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भी रुख यही होता? बिल्कुल यही जो आप तर्क दे रहे हैं। देखिए, सुरेंद्र जी ने और भाई साहब ने अभी जो बयान दिया है बहुत जिम्मेवारी के साथ, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मैंने पूरा इनके बयान सुने और राजपूत जी का तो पूरा व्याख्यान सुना। एटलीस्ट आप अपने काम करने की शैली और दूसरे पर आरोप लगाने का जो आपका शुरू से जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा गौर करें। 2006 में जब समझौता ब्लास्ट हुआ, आपने उसका आरोप पहले एक वर्ग पर लगाया, उसके बाद में दूसरे वर्ग पर लगाया, पहले वर्ग को छोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से आपने 26/11 जो बॉम्बे में जो वो हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले के ऊपर आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय जी ने एक किताब निकाल दी जिसमें आरएसएस को दोषी करार दिया और बहुत प्रपंच करा। अगर उसमें वो जो आतंकवादी जिसको मार दिया गया था मगर वो मरने से बच गया, अगर वो मर गया होता तो इस देश में आरएसएस सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया होता कांग्रेस के द्वारा। मगर चूंकि वो बच गया आतंकवादी, तो उस वजह से मालूम पड़ गया कि इसके जो संबंध हैं वो पाकिस्तान से हैं, और उस सारे षड्यंत्र में साफ स्पष्ट हो गया। रुक जाए राजपूत जी, सुने, धैर्य से। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा सर। हाँ, सारा स्पष्ट हो गया कि सारे षड्यंत्र में कौन शामिल था। आप तो उसके बाद में पूरे देश के अंदर सैफरन टेररिज्म नाम से, ताकि हिंदुओं के प्रति एक अपवाद पैदा हो जाए, हिंदू टेररिज्म के नाम से आपने एक मुहिम चला दी। आप शुरू से शरारत कर रहे हैं, और आज जिस तरीके से ये जो घटना हुई है उसको, अरे अशोक गहलोत जी, अगर वहां पर कहीं भाजपा का कोई कनेक्शन है, आप गिरफ्तार करें, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं आपने चैलेंज दिया है अशोक गहलोत को कि अगर भाजपा कनेक्शन है, देखिए मामले की एनआईए जांच हो रही है, पर शांत प्रकाश जाटव का कहना है कि अगर कनेक्शन है तो गिरफ्तारी हो। अब देखना ये होगा कांग्रेस की सरकार वहां पर गिरफ्तार करेगी या नहीं। राजपूत जी मुझे एक सेकंड दीजिए, पीकेडी नामबियार अपनी बात बोलना चाहते थे, नहीं तो फिर वो आरोप लगा देंगे कि आपने फिर गाड़ी चलाई। नहीं। हाँ नामबियार जी, मैं सिर्फ ये समझता हूं आज का दिन एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक बीजेपी ने, हर पार्टी ने कहा कि जो अमरावती में या उदयपुर में हुआ है यह सिर्फ एक किसी का मर्डर नहीं है, एक तरह से एक टेररिस्ट अटैक है। अब हम ये टेररिस्ट अटैक और टेररिस्ट
लोगों को हम एक राजनीतिक दल के साथ, और वो भी बीजेपी जैसे बहुत बड़े पार्टी और रूलिंग पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ टिपिकल जो अशोक गहलोत सिर्फ एक सिर्फ नेता नहीं कांग्रेस का, वो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जिम्मेवारी से इस तरह का टिप्पणी और इस तरह के वाक्य कोई भी कहे, राजपूत जी से स्पेशली खास करके मुझे कहना है, मुझे लगता है कि आपने इस विषय के ऊपर पढ़ाई नहीं किया। मैंने खुद आर्टिकल लिखा है आज नहीं, कम से कम 3-4 साल पहले, कि राजनीतिक दलों के बीच में स्लीपर सेल्स का जुड़ना, ये एसडीपीआई और पीएफआई और उससे पहले सिमी द्वारा बहुत सालों से एक मुहिम चला रहा है। बट कहीं ना कहीं आज तक ये स्लीपर सेल स्लीप में ही था, बट आज धीरे 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 बढ़कर पूरी तरह से एंटी सीएए मूवमेंट और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये हर जगह पे ये स्लीपर सेल ने बहुत बड़ा तरीके से काम किया था। तो मैं सिर्फ सब लोगों से सिर्फ कृपा करके ये कहूंगा कि इसको राजनीति से हटाओ, क्योंकि कल कांग्रेस के अंदर से भी आपको मिल सकता है। कल सीपीआईएम से सबसे पहले शुरुआत हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल मीडिया में कभी कभी ना सिर्फ ये बड़े बड़े बातें होते हैं, जो माइक्रो लेवल पे क्या काम हुआ है, क्या उसका पुराना हिस्ट्री है, इसके बारे में चर्चा ही नहीं होता। तो आप करिए ना, देखिए यहाँ कोई आपकी बात छुपाई नहीं जा रही, आप इसीलिए कह रहा हूं, सबसे पहले इसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। 3 साल पहले का क्या कांड हुआ है, एक प्रोफेसर का कैसे हाथ काटा था एक जो केरल के अंदर सिमी के और पीएफआई के लोगों ने, और वो किस पार्टी के साथ उनका जो बाहर का जो स्ट्रगल क्या था, और अंदर से वो जैसे कहते हैं ना, दिन में उनका एक वो सेकुलर है, रात को फंडामेंटल है। इस तरह का एक स्लीपर सेल बहुत बड़ा तरीके से अभी हर पार्टी में घुस रहा है। मैं सबको चेतावनी देता हूं, बिफोर यू पुट किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिए, कल आपको भी जवाब आपकी पार्टी में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप ये मानने को तैयार हैं कि ये बीजेपी में भी हो सकता है? हो सकता, बिल्कुल हो सकता, मैं हो सकता हूं नहीं, मैं यही तो मैं बोल रहा हूं कि फिर जो आप जो डंके की चोट पर पीकेडी नाम्बियार और जाटव जी या और प्रवक्ता जो ये बोलते थे कि देखो इनके इससे तार, उनके उससे तार, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर या इसी कनेक्शन के आधार पर, तो ये बीजेपी में भी हो सकता है। आप ये चीज एडमिट कर रहे हैं? में हो सकता है, हर पार्टी में हो सकता है। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से, उसके बाद लास्ट वर्ड प्रेम कुमार। सर, मैं सिर्फ 3 महत्वपूर्ण बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं संकेत भाई जी। आज क्या नाम है, बीजेपी के नाम्बियार साहब से बहुत असहमति नहीं है, हाँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि पीएफआई को बैन अब तक क्यों नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिखा, कर्नाटक की सरकार ने लिखा, और केंद्र सरकार कहती इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। अरे भाई, ये इनका दोहरा रवैया। पीएफआई को आप बैन करोगे तो दूसरा नाम पे आएगा। सिमी को बैन किया, आप बीच में मत बोलिए सर, एसडीपीआई के बाद समय नहीं। अच्छा, अब हो गया नाम्बियार जी, हो गया समय नहीं। आप पीएफआई को आप दूसरे नाम से आने दीजिए ना, पहले बैन तो कीजिए ना आप उसको। कहां है आपकी सुरक्षा एजेंसियां जो ये सब चीजें नहीं जान पा रही? तीसरी चीज जो है, अभी श्याम प्रकाश जाटव जी ने जो बात कही, श्याम प्रकाश जाटव जी विषयांतर मत कीजिए। सच बात ये, ना तो आपने वो दिग्विजय सिंह ने जिस किताब का विमोचन किया था उसमें कहीं नहीं लिखा, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि हेमंत करकरे को मारने वाले लोगों का क्या कनेक्शन है, कैसे हो सकता है, और उसको साध्वी प्रज्ञा ने क्लियर भी कर दिया था कि मेरे श्राप से मरा है वो। आप बात समझ लीजिए, उस श्राप में और पाकिस्तानी आतंकियों में क्या कनेक्शन था वो भी एक बार देख लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा मैं बात खत्म कर रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्री के पीछे खड़ा हुआ आतंकवादी क्या नाम देश में क्या संदेश दे रहा है और दुनिया में क्या संदेश दे रहा है? क्या सुरक्षा एजेंसियां हमारी नाकाम है? कम से कम इस मसले पर जांच हो, और जांच हो करके ये साफ हो कि वो कौन था। वो बिल्कुल पवन जी, 2 लाख रुपए सर, प्रेम जी का आतंकवादी था जी। प्रेम जी लास्ट वर्ड। मैं कह रहा हूं कि स्लीपर सेल की बात नाम्बियार जी ने कही। स्लीपर सेल एग्जिस्ट करता था इस देश में, करता है, ये भी संभव है, लेकिन 2013 तक सारे आतंकी संगठनों के तार जो है खत्म कर दिए गए थे। तब आज देश में वो बम धमाके वाले युग नहीं है, और जो स्लीपर सेल कह रहे हैं उस समय खत्म हो चुके थे, तब भी एग्जिस्टेंस में थे। लेकिन आज अगर स्लीपर सेल है तो इसकी घोषणा नाम्बियार जी थोड़े करेंगे।
देश की सुरक्षा एजेंसियां बताएंगी कि स्लीपर सेल एक्टिव है, लेकिन कोई खुलकर बोलने नहीं आ रहा है। आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आतंकी संगठन पॉलिटिकल पार्टीज को प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करने जा रहे हैं, और देश की सबसे बड़ी पार्टी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत सही, बहुत ही प्रेम जी, मेरे ख्याल से आपने एकदम सम अप कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात, कहीं ऐसा ना हो कोई आरोप नहीं लगा रहा है किसी पार्टी पर, और वो शैली नहीं है क्योंकि उस तरीके के तथ्य नहीं है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादी संगठनों द्वारा कि पहले उनके मेंबर बन जाएं और उसके बाद अंजाम को अपना जो कृत है उसको अंजाम दे दें। ये सोचने वाली बात जरूर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और सवाल जारी रखेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर के कि आबादी को नियंत्रित किस तरीके से किया जाए, उस पर तमाम बार आपने देखा है कि कई लोग ये बात करते हैं कि भाई एक बिल ले आओ, एक विधेयक ले आओ, एक कानून ले आओ और उसी से आबादी रुकेगी, क्योंकि आबादी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्या तो है बहुत, एकदम बिल्कुल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है, हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है, और देश में या विदेश में जब भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी जो बढ़ रही है वो भारत में बढ़ रही है। चीन थोड़ा सा पीछे, एक रिपोर्ट भी आई है। लेकिन इस सब चीज में क्या कानून सबसे सही समाधान है, या कानून एक समाधान है, एकमात्र समाधान नहीं? आइए इस पे बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी का स्वागत करते हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जैसी चीज आती है, इस पर आपका व्यक्तिगत रुख क्या है? क्योंकि हमने सुना इससे पहले भी जब ये पिछली बार इस बारे में बात हो रही थी तो नीतीश कुमार का यह कहना था कि शिक्षा अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा बजाय इसके कि आप कानून ले आए। नहीं, पार्टी नीतीश कुमार जी के इस वक्तव्य के और इस भावना के साथ है और तथ्यों पर ये आधारित है नीतीश कुमार जी का वक्तव्य। मैं कुछ आंकड़े आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं। और फर्टिलिटी का और पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत रिश्ता है इकोनॉमिक क्लासेस से और एजुकेशन लेवल से। जो सबसे गरीब समूह है इस देश का, उनके प्रति महिला के 3.2 बच्चे पैदा होते हैं। जो मध्यम समूह है उनके 2.5 बच्चे पैदा होते हैं प्रति महिला। जो सबसे इलीट ग्रुप है देश का, उनको 1.5 बच्चे प्रति महिला पैदा होते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का वक्तव्य बिल्कुल सही है। इसका कानून बनाने भर से ये काम नहीं चलता है। इसके लिए जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ज़रूरी है, जन जागरण चलाना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि हम इस राय के भी हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। हर मिनट में दुनिया भर में 11 बच्चे रोज मेल न्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं, लिहाजा ये प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए। लेकिन खाली कानून बनाने से ये नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी आ रहा है, राजनीतिक रूप से इस पर बहुत चर्चा होती है कि एक वर्ग की बढ़ी हुई आबादी को नियंत्रित करने के लिए या उनको समस्या के रूप में देख करके ही इस कानूनी प्रावधान के बारे में बात हो रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून की कवायद के बीच में मैं कुछ तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं। 20% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाले राज्य जो हैं, उसमें लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां प्रजनन दर 1.4 है। लक्षद्वीप के बाद जम्मू कश्मीर है जहां 68% मुस्लिम आबादी है, वहां प्रजनन दर 1.4% है। आसाम में 34% मुस्लिम आबादी है, वहां प्रजनन दर 1.7% है। पश्चिमी बंगाल में 27% मुस्लिम है, वहां प्रजनन दर 1.6% है। और उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम आबादी है, जहां प्रजनन दर 2.4% है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। लिहाजा ये तर्क भी बहुत वजनदार नहीं है कि खाली कुछ लोगों या कुछ वर्गों के धार्मिक समूह के यहाँ आबादी बढ़ती है, बढ़ती रही है अतीत में, इसमें दो राय नहीं है। मैं पुराना आंकड़ा अगर आपको दूं तो 1951 से लेकर 1961 के बीच में
जो मुस्लिम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो 32.7% थी, अब उसमें कमी आई है 7% की हिंदूज के मुकाबले में। तो पुराने आंकड़े सही हैं, लेकिन जब जो जूझू जागरण हुआ है, इस समय नेशनल एवरेज जो है हम दो और हमारे दो के हैं, लिहाजा जो प्रचार प्रसार है वो अपने आप ही इररिलेवेंट हो जाता है जब ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। जी त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे फिर ये है कि क्या फिर कानून को पूरी तरीके से, ऐसा कानून ना होना या कोई कानूनी प्रावधान ना होना, क्या इसको पूरी तरीके से नकारा जा सकता है? क्योंकि देखिए एक समस्या तो है, संसाधन सीमित हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक खुले मन से एक अच्छा कानून और उसके साथ साथ चाहे शिक्षा हो या और जो समाधान हो उनको भी देखा जाए। मैं संकेत जी आपके इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि मैं फिर उस पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कैसे साउथ एशिया में भी स्टारवेशन डेथ हो रही है, हिंदुस्तान में बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन जो है वो भी काफी तादाद में है, लिहाजा पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। चूंकि खाद्य समस्या, खाद्य सुरक्षा भी आपकी खतरे में पड़ जाती है आने वाले टाइम में, लिहाजा कानून भी बनाइए और एजुकेशन भी कीजिए, दोनों चीजों को साथ साथ कीजिए, लेकिन जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भी दीजिए, पार्लियामेंट में बिल लाया जाए, इसको संसदीय समिति को सौंपा जाए, उसकी रिपोर्ट देखी जाए, दोनों सदनों में बहस हो, राज्यों से भी जो उसके समूह हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए और युद्ध स्तर पर कम से कम बच्चे पैदा हों, ये कैंपेन चलाया जाए और इसके क्या फायदे हैं उन जो सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है खासतौर से, उनमें प्रचार प्रसार भी किया जाए। लेकिन त्यागी जी, मेरा आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हाउस कमेटी को ये मामला जाए और चर्चा हो दोनों सदनों में और उसके बाद फिर विचार विमर्श करके कानून आए और उसके बाद एक अभियान चले, लेकिन एक आरोप सरकार पर यह लगता है कि वो चटपट बिल लाते हैं और खट से उसको पास करके और सामने प्रस्तुत कर देते हैं, या वो विधेयक ले आते हैं। तो आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक या जल्दबाजी में लाए हुए बिल से कारगर सिद्ध हो सकता है? क्या इसका प्रयास हो सकता है? नहीं, मुझको नहीं लगता है कि सरकार जो है इसमें जल्दबाजी दिखाएगी, चूंकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सवाल हैं और इन चीज़ों से जबरन जो प्रयास किए गए, आपातकाल का अगर आपको संकेत ध्यान हो, मैं उस समय काफ़ी व्यस्त हो चुका था और जेल जा चुका था। आपातकाल में संजय गांधी जी ने नसबंदी कैंपेन चलाए थे और वो इतना बदनाम हो गया था कंपलसरी कि दुल्हों को घोड़े से उतार करके जो शादी के लिए जा रहे थे उनकी भी जबरन नसबंदी के केस आपातकाल में देखने और सुनने को मिले थे। तो ऐसे जबरन कानूनों से कोई लाभ होता है, मैं ऐसा नहीं मानता। केसी त्यागी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।